जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि हम आपको करा रहे हैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन जीएस का। ये हमारी आज की तीसरी क्लास होने वाली है। अब तक हमने 2 क्लासों का प्रीवियस ईयर किया है। बच्चों, आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपका जो प्रीवियस ईयर है एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी जो जीके देता है प्रीवियस ईयर से ही रिपीटेशन होता है, इसलिए महत्वपूर्ण होता है आपका प्रीवियस ईयर। बच्चों, ज़्यादा डीपली जीके आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे, लेकिन यदि आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चीज़ों को साथ में लेकर चलोगे तो ये प्रीवियस ईयर है जो आपको ये रिमाइंड करवाता है कि कौन कौन से किस किस प्रकार के एसएससी क्वेश्चन पूछता है, और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका रिपीटेशन होता है। बच्चों, 90% क्वेश्चन एसएससी के रिपीट होते हैं, जबकि 10% जो करंट के हैं वो नए आते हैं। देखो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके पास में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून 2021 में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन किया गया है। बच्चों, ग्रांड प्रिक्स 2004 है 2021 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है बच्चों? देखो, इसमें ऑप्शन दिए हुए जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और पटियाला। बच्चों, पटियाला में नहीं, पटियाला में हुआ है इसका आयोजन। बच्चों, कहाँ हुआ है? पटियाला में इसका आयोजन हुआ है। देखो बच्चों, जो ग्रांड प्रिक्स हुआ है वो पटियाला में हुआ। करंट का क्वेश्चन है, आपको आ सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है। इसका मतलब है कि निर्वाचन जो आयोग है वो हमारे चुनावों को निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है। तो ये निर्देशित और नियंत्रित कौन से अनुच्छेद के तहत करता है बच्चों? देखो, इसमें अनुच्छेद आएगा 324। कौन सा आएगा बच्चों? 324 जो अनुच्छेद है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। बात करते हैं अनुच्छेद, इसमें अगला जो अनुच्छेद दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है 333 अनुच्छेद। बच्चों, ये राज्यपाल की एक शक्ति से संबंधित है। जब आप राज्यपाल पढ़ते हो तो उसमें अनुच्छेद 333 आता है। राज्यपाल की विधायिक शक्तियों में, यानी कि यदि राज्यपाल को ये लगता है कि विधानसभा में आंगल भारतीय सदस्यों का सदन में अनुपस्थित है, उनकी सदस्य नहीं, आंगल भारतीय समुदाय का कोई सदस्य नहीं है, तो वो एक को मनोनीत कर सकता है। यानी कि आंगल भारतीय समुदाय है बच्चों। समुदाय के सदस्यों का मनोनयन कौन करेगा? आपका राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। जो गवर्नर होता है राज्यपाल। ठीक है बच्चों, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। समझ में आया सभी को? 333 राज्यपाल की विधायी शक्तियां आती है इसमें, और ये जो विधानसभा रहती है उसमें एक आंगल भारतीय सदस्य का मनोनयन कर सकता है। कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 356 आपको पता है, आपातकाल आता है। अनुच्छेद 356 क्या आता है बच्चों? आपातकाल। क्या आता है? आपातकाल से संबंधित है। इसी के साथ में अनुच्छेद जो आपका आता है 367 पूछा गया आगे। अनुच्छेद 367 क्या है बच्चों? अनुच्छेद 367 है कि इसमें जितने भी प्रावधान बनाए जाते हैं उनका आपको एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करनी रहेगी। यानी कि विविध प्रावधानों की लिखो, विविध प्रावधानों की व्याख्या। क्या बच्चों? एक्सप्लेनेशन। जितने भी हमने प्रावधान किए हुए हैं भारतीय संविधान में उनकी जो व्याख्या है वो किस में आएगी बच्चों? 367 में आएगी। हमने 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आगे देंगे क्वेश्चन नंबर 3। मार्च 2022 में करंट का देखो फिर से एक क्वेश्चन आया है। 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? इसका मतलब है कि ये जो चैलेंज लॉन्च किया इसका मतलब है कि एक स्किल है, स्किल स्टार्टअप चैलेंज है। स्किल स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया है बच्चों?
आपका क्वेश्चन है स्टील स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया है? आपके पास 30 सेकंड है। मनोज जोशी, कौशल किशोर, हरदीप सिंह पुरी और डी थारा, इनमें से किसने जो हमारे पास पिच पायलट स्किल स्टार्टअप चैलेंज है, पिच पायलट स्किल स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया है? बच्चों मनोज जोशी, कौशल किशोर, हरदीप सिंह पुरी। किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने किया बच्चों। किसने किया? हरदीप सिंह पुरी। देखो बच्चों अभी हरदीप सिंह पुरी प्रेजेंट में हरदीप सिंह पुरी अभी क्या है? हरदीप सिंह पुरी मंत्री है। क्या है? मंत्री है। कौन से मंत्री है? पेट्रोलियम और गैस मंत्री है। पेट्रोलियम व गैस मंत्री, पेट्रोलियम एंड गैस मंत्री है अभी हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से? ई कृष्ण अय्यर है, इनका निधन हो चुका था, पद्मश्री इनको मिला हुआ है पहले 1966 में। इनको ई कृष्ण जो अय्यर है अपने पास में, कौन है बच्चों? ई कृष्ण अय्यर है। अय्यर शंकर नारियल पानी वाला अय्यर, वो मूवी में आता ना, वो वाला अय्यर है। ठीक है, तो इनको क्या मिला है 1966 में? पद्मश्री। क्या मिला है बच्चों? पद्मश्री मिला हुआ है इनको। डांस के यानी कि जो नृत्य करते हैं, कौन से नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है बच्चों। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। मैंने आपको बता दिया है कि भारत में जितने भी शास्त्रीय नृत्य हुए हैं वो 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हुए। मैं एक बार आपको लिखवा चुका हूं, एक बार फिर आपका जो है मैं रिवीजन करवा देता हूं बच्चों। देखो 8 प्रकार के जो नृत्य हैं उनमें हमने पहला पढ़ा है भरतनाट्यम। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मैंने बताया है, इनका नाम याद रहना चाहिए। भरतनाट्यम हमने पढ़ा है कथकली। ठीक है, कथक, एक बार रिवीजन करवा देता हूं। कथकली, कथक, मणिपुरी, जागोई पढ़ा नहीं पढ़ा? मणिपुरी। इसी के साथ में हमने पढ़ा ओडिसी। ठीक है, और हमने पढ़ा एक मोहिनीअट्टम, केरल वाली मोहिनीअट्टम। एक हमने पढ़ा कुचिपुड़ी, और लास्ट में हमने सबसे नवीन पढ़ा सत्रिया। कौन सा? शास्त्रीय नृत्य। ये आपके जो 8 नृत्य हैं ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या है बच्चों? शास्त्रीय नृत्य हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ई कृष्ण अय्यर का नृत्य से संबंध है तो है भारतीय नाट्यम से संबंध है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला होती है। सबसे पहले मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम जो आता है अपने पास में, मैग्नीशियम जो धातु है परमाणु संख्या 12 आती है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 12 है। जबकि ऑक्सीजन जो आता है इसको Mg से, इसका जो Mg से इसको लिखा जाता है, मतलब इसका सूत्र होता है या इसका जो चिन्ह होता है वो Mg होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं बच्चों। ऑक्सीजन को O से लिखा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 8 है। परमाणु संख्या कितनी है बच्चों? 8 है। कितनी है? 8 इसकी परमाणु संख्या है। अब पूछा गया है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि बच्चों कोई भी जो वस्तु जलती है, हम जलाते हैं, वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के जलेगी नहीं। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो वो जलना बंद हो जाती है। तो मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति सेंटेंस को सुपर प्लस बनाती है, मतलब नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो ज्वाला का रंग कैसा होगा? लाल, पीला, श्वेत और हरा। इसका जो रंग होने वाला है बच्चों सफेद, यानी चटकारा भरा रंग रहता है, तीव्र रोशनी होती है, मतलब इसका रंग कौन सा होगा? सफेद रंग होने वाला। कौन सा बच्चों? सफेद रंग, व्हाइट जो रंग है इसका होने वाला है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो रंग क्या होता है बच्चों? उसका व्हाइट रंग होता है। याद रहेगा सबको?
देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है, रिपीट हो जाता है वापस। अब आगे आपको पूछ लेगा मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक संख्या कितना है, तो आपको बच्चों याद रहेगा 12 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कौन सा है, ये आवर्त सारणी में ये क्षारीय मृदा वाले ब्लॉक में आता है, ये कौन से ब्लॉक में आता है, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन मैं लिखवा चुका हूं, आपको नहीं लिखवाया तो बता दीजिएगा, पहली क्लास में ही ये बता चुके हैं हम आपको। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत उन्मूलन खालिस्तान में वर्णित है बच्चों। इसका मतलब है कि बच्चों अस्पृश्यता किस में आती है, मैंने आपको अनुच्छेद एक बार रिवीजन करवा देते हैं आप सभी का। देखो बच्चों, एक हमने लिखवाया अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये सारे मैंने आपको लिखवाए हैं। 14 आता है यानी कानून के समक्ष जो हमारी स्वतंत्रता समीक्षा रहती है, इन सब के लिए कानून समान है, यानी संविधान की क्षमता या समानता कह सकते हो। 15 नंबर में बच्चों क्या आएगा, 15 नंबर में आएगा कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि धर्म लिख देता हूं मैं, धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, आधार पर भेदभाव नहीं, क्या नहीं बच्चों, भेदभाव नहीं कर सकते। यदि आप करते हो तो आप दोषी कहलाओगे। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन, क्या आता है बच्चों, लोक नियोजन के विषय। लोक नियोजन के विषय का मतलब हो गया गवर्नमेंट में कोई भी लोक नियोजन का मतलब हो गया कोई वैकेंसी निकलती है तो आप उसको भर सकते हो। लोक नियोजन के विषयों में समानता, जैसे आर्मी में जाना चाहते हो तो लोक नियोजन का विषय सब जा सकते हैं। लोक नियोजन के विषय में समानता ठीक है। 17 नंबर आता है अस्पृश्यता, आपका देखो कौन सा आ रहा है, 17 नंबर अस्पृश्यता, और यही क्वेश्चन पूछा गया है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आता है 18 नंबर उपाधियों का अंत। क्या आता है, उपाधियों का अंत। 19 नंबर क्या है बच्चों, स्वतंत्रताएं आती है। मैंने बताया इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं है। एक जो स्वतंत्रता है महत्वपूर्ण है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उसको हटा दिया गया है, उसको लीगली बना दिया 301 के अंदर। ठीक है, तो ये आता है अपने पास 19वां आता है स्वतंत्रता। कौन सी, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता कौन से में आती है, 19A में आती है। जो हमारी मीडिया रहती है, प्रेस से रहती है, वो भी हमारे पास कौन से में आती है, 19A में आती है। ठीक है, मीडिया प्रेस जिसको कहते हैं वो भी 19A में आती है। 20 नंबर क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 20 नंबर क्या है। मैं आपको बताता हूं कि जो 32 नंबर क्या है, इसका आंसर होने वाला है बच्चों 17 नंबर, अनुच्छेद 17, जो कि अस्पृश्यता के क्या है, अंत है, उन्मूलन है, मतलब अंत हो गया बच्चों। 32 नंबर क्या है, 32 नंबर देखो बच्चों, संविधान के जो हमारे पास 32वां है, हाँ 32वां देखिए, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार इसमें 5 प्रकार की बंदे प्रशिक्षण है, वो आपको लिए जरूरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। संवैधानिक जो उपचार है, इसमें संवैधानिक उपचार 32वां जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। उपचारों का अधिकार कह सकते हो आप, स्वतंत्रता कह सकते हो, एक ही चीज है। संवैधानिक उपचारों का जो है 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का जो हमारे पास अधिकार है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला देखिए सभी, खालिस्तान बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा
है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। मतलब हो गया बच्चों, नदी बह रही है, क्या हो रही है, नदी इधर से बह रही है और आपने बीच में क्या लगा दिया है बच्चों, बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है, इसको क्या कहेंगे, बांध कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, बांध कहेंगे, डैम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डैम। और यही अपने को लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, डैम। क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया बच्चों, डैम हो गया। क्या हो गया, डैम यानी बांध हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विसर्प यानी होता है ऐसे, बाकी टेढ़ी कोई संरचना बनती है नदी के द्वारा, वो होती है सहायक नदी। जानते हो आप बच्चों, एक मुख्य नदी रहती है, जैसे ये एक मुख्य नदी है, इसमें एक पतली नदी आके मिलती है तो उस नदी को सहायक नदी कहते हैं। उसके बाद में मोड कहते हैं या खाड़ी कहते हैं, समुद्र के साथ होती है खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, खंदक या खाड़ी कह सकते हो बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, विशेष नहीं है, बहुत ही आराम से यदि आप प्रीवियस ईयर को लगा लेते हो अच्छे से तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, और होता ही है बच्चों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन खालिस्तान जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, क्या किया बच्चों, हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, की स्थापना की है। तो आपको बताना है वेदांत समाज, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। देखो, वेदांत समाज या आती है हमारे पास में आदि धर्म समाज, आदि हिंदू समाज या आर्य समाज। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, आर्य समाज। क्या है बच्चों, आर्य समाज। क्या था बच्चों, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, वो बताइए सभी बच्चे। देखो बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती से संबंधित है। कब की थी, 1867 ईस्वी में, ठीक है। ये डेट आपको याद रहनी चाहिए। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है। दिल्ली भारत का मतलब हो गया, दिल्ली एक केंद्र शासित ऐच्छिक प्रदेश है और राष्ट्रीय राजधानी भी है, इसलिए दिल्ली का जो उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल जितने भी होते हैं उपराज्यपाल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश है उनमें उपराज्यपाल होते हैं। दिल्ली का कौन है अभी, तो विनय कुमार सक्सेना। कौन है, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के कौन है, उपराज्यपाल होते हैं। जो राज्यपाल या उपराज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। अम्बुबाची का मेला का नाम सुना होगा आपने, इसका आंसर अम्बुबाची का मेला होने वाला है। अम्बुबाची, देखो बच्चों अम्बुबाची है वो असम की जो कामाख्या मंदिर है, कामाख्या माता जी को शक्ति को रूप को प्रदेश, जिसे अमेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अमेती भी कहते हैं, अमेती। अम्बुबाची को क्या कहते हैं, अमेती भी कहते हैं। असम से संबंधित है, कहाँ है, असम। ये इस टाइम 3 दिन अम्बुबाची या अमेती, क्या बच्चों, अम्बुबाची या अमेती, इस टाइम 3 दिन मंदिर बंद रहता है। 3 दिन मंदिर बंद रहता है, कितने दिन, 3 दिन मंदिर बंद रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वार्षिक जो होता है, वार्षिक जो मासिक धर्म है उनका, उसका परिवर्तन ऐसा माना जाता है कि उस टाइम मंदिर क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, उसको शुद्ध किया जाएगा फिर, तो ये 3 दिन तक मंदिर बंद रहता है। अमेती भी कहते हैं, अम्बुबाची। चापर चाट जो है, हम चापर चाट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। मिजोरम में मनाया जाता है चापर चाट। देखो चापर चाट नहीं है, चापर चरकूट है। कौन सा चरकूट है, चिरकुट यानी चापर चरकूट। कहाँ पर आता है, मिजोरम में, मिजोरम में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, जो है चापर
चाप चरकूट, क्या चाप चरकूट जो है मिजोरम में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बच्चों? जब पहाड़ होते हैं, देखो ऐसे ऐसे पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों में क्या होता है बच्चों, जगह नहीं होती खेती करने के लिए की, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जगह बनाते हैं पहाड़ों में, आपने देखा होगा वीडियो में कहीं, और इन पे क्या करते हैं, खेती करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती, झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम खेती। क्या कहते हैं? झूमिंग या झूम खेती। झूमिंग खेती होती है। क्या होती है? स्थानांतरित खेती। और ये स्थानांतरण जब पूरी होती है उस टाइम ये चाप चरकूट क्या उत्सव है, मनाया जाता है। ये फसल उत्सव है। क्या है? फसल उत्सव है, फसल उत्सव। ठीक है। उसके बाद में वंगाला, बताइए बच्चों वंगाला क्या है? वंगाला भी एक उत्सव है जो कि कहाँ मनाया जाता है, हमारे असम में मेघालय में मनाया जाता है, सॉरी मेघालय में मनाया जाता है। और यह भी एक फसल उत्सव है। फसल उत्सव मार्च के महीने में, कब मनाया जाता है? मार्च के महीने में। एक आता है महोत्सव, नागालैंड के नागा जो जनजाति है उसके बारे में आपने खूब सुना होगा। नागालैंड की जो नागा जनजाति है उसमें आता है महोत्सव। कौन आता है बच्चों? महोत्सव। महोत्सव कहाँ आता है? नागालैंड। नागालैंड की नागा जनजाति, नागा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला फसल उत्सव। अब बताइए कब मनाया जाता है ये आता है अपने पास से जो मई आती है। कब मनाया जाता है बच्चों? मई में। ये कब मनाया जाता है? महोत्सव इंपॉर्टेंट भी आपके लागे मई में आता है। कब? मई में, 1 से 7 तारीख तक। 1 से 7 तारीख तक महोत्सव जो है नागालैंड के नागा जनजाति है उनके द्वारा मनाया जाता है। वांगला आपको पता है मेघालय से संबंधित है। चापरचूट ये हमारे मिजोरम से संबंधित हो गया। अंबुबाची मेला आपको असम से संबंधित हो गया। समझ में आया सभी को? इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को आगे करते जाएंगे जिसके तहत एक भी क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा, चीज़ें तैयार भी होती जाती है। मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ जिसकी वजह से आपको कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली है बच्चों। फिर भी बहुत सारे लकड़बग्गे ऐसे होंगे गलती कर देंगे, बताने के बाद भी गलती कर देंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं भाई। आगे देखो, निम्नलिखित 4 में से 3 सिलिंट्रेटा संघ के उदाहरण है। सिलिंट्रेटा संघ के उदाहरण और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? सी यकृत कृमि। मैं बच्चों आपको बताता हूँ, यकृत कृमि का मतलब हो गया लीवर में एक कीड़ा होता है जो कि लीवर में हेपेटाइटिस नामक से जो रोग होते हैं, हेपेटाइटिस 2-3 प्रकार के होते हैं, उनको पैदा करता है। समुद्री एनीमोन, मस्तिष्क परवाल, ये सी पेन, सी समुद्र से संबंधित हो गया ना। सी पेन समुद्र का कोई मछली, कीड़ा, कृमि है। समुद्री एनीमोन समुद्री एक जीव है। मस्तिष्क परवाल ये भी एक जो हमारे पास में समुद्र से संबंधित प्राणी है। जबकि यकृत कृमि क्या है? ये जंतुओं में पाया जाता है जिनमें लीवर होता है। लीवर कृमि यानी लीवर फ्लंग कहते हैं, यानी जिनके अंदर लीवर है, लीवर को दूषित करता है, आदमी को बीमार करता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? लीवर। यकृत क्रीम का मतलब कीड़ा हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय खालिस्तान को एक कारक के रूप में लिया जाता है। कारक के रूप में लिया जाता है, इसका मतलब है while द कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम खालिस्तान इज टेकन एज ए फैक्टर के रूप में लिया जाता है बच्चों। किसको लिया जाता है? देखो, बिजली के बिल को कभी नहीं लेंगे, बहुत छोटे स्तर पर चला गया, नेशनल इनकम में नहीं जाएगा। निर्यात एक्सपोर्ट सोचेंगे। उपयोग किया गया राशन, उपयोग यूज राशन जो हमने किया, केमिकल यूज्ड नहीं, रसायन जो खेत में डालते हैं उसको हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे बच्चों। सड़क निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन बच्चों ये भी नहीं है। तो बच्चों बचता क्या है? निर्यात आता है बच्चों, निर्यात आता है। नेशनल इनकम की जो गणना की जाती है बच्चों, वो आय व्यय इन अलग अलग तरीकों से की जाती है। वे तरीक़ों से क्या करेंगे? जो हमारे पास आता है, जैसे कि जितने प्रकार के व्यय हम करते हैं वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। लास्ट में जो अपने निर्यात किया है वो भी जोड़ लेंगे। इसका मतलब है कि हमने एक ग्रामीण स्तर पर जो
हमारी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसको ग्रामीण स्तर पर लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। जैसे कि कितना कृषि से प्राप्त हुआ, ग्रामीण स्तर यानी कृषि से कितना प्राप्त हुआ, सेवा क्षेत्र से कितना प्राप्त हुआ और प्रौद्योगिकी से कितना प्राप्त हुआ यानी उद्योगों से कितना प्राप्त हुआ, इन सभी को जोड़ के बच्चों हम जितना निर्यात करते हैं उसको, निर्यात भी एक फैक्टर है, निर्यात भी उसमें शामिल किया जाता है। तो निर्यात क्या है बच्चों, एक फैक्टर है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निर्यात को ध्यान में रखा जाता है कि हमने दूसरे देशों को कितना माल बेचा है, कितना माल बेचा है वो निर्यात में आता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो अगला क्वेश्चन। खालिस्तान उद्योग में माइक्रोचिप से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। बोलो ऐसे टीच को क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, ये आप क्वेश्चन के बता दोगे देख के ऑप्शन की कैसे होने वाला है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्वरक, जूट प्रसारण और नहर सिंचाई। अरे भाई नहर से यहाँ पर क्या मतलब है भाई, क्या ऑप्शन दिया है, देखते ही कट जाएगा। जूट ये भी खेती से संबंधित हो गया, देखते ही काट दोगे। उर्वरक फर्टिलाइजर है जो, ये भी खेती का ही हो गया। बचा क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, देखते ही कर देना इसका कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही तो आते हैं, माइक्रोचिप टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन कहा जाता है। इसका आंसर होने वाला बच्चों समुद्रगुप्त। थोड़ा सा गुप्त डायनेसिटी यानी गुप्त राजवंश में चलते हैं। देखो बच्चों गुप्त आप घुमा लाते हैं, थोड़ा इतिहास का भ्रमण करवा देते हैं आपको। गुप्त राजवंश, ये पहले राजा मराठे होते थे, इनका कोई काम ही नहीं था, जनता को लूटते थे, खाते थे, मजे करते थे। ठीक है, गुप्त राजवंश। इसका संस्थापक कौन है, कौन है बच्चों, श्रीगुप्त। कब आती है ये लगभग 240 से 240 ईस्वी में आता है। श्रीगुप्त कब आता है, 240 ईस्वी में। और 240 ईस्वी में जब श्रीगुप्त आता है वो गुप्त राजवंश की नींव रखता है। ठीक है, इसमें एक राजा होता है समुद्रगुप्त। कौन होता है, समुद्रगुप्त। इसी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहता है। क्यों कहते हैं, इसने बहुत सारे बड़े प्रदेश को जीत लिया था। ऐसे बताते हैं कि 12 गंधारों को, 9 गंधारों को जीत लिया था, बड़े को जीत लिया था। यानी नेपोलियन भी उस टाइम, नेपोलियन और इन दोनों की तुलना एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए। नेपोलियन तो अभी हुआ था, रूसी क्रांति में आता है नेपोलियन बोनापार्ट तो। लेकिन जो समुद्रगुप्त है इसको क्या कहते हैं बच्चों, भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण इतना ही था कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, चंद्रगुप्त को कहते हैं। इसके बाद में जो राज्य करने वाला होता है वो आता है समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त आता, चंद्रगुप्त नहीं सॉरी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड होता है। ठीक है बच्चों, ये गुप्त राजवंश कब से स्टार्ट हो रहा है, 240 श्रीगुप्त। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए श्रीगुप्त है। कौन है बच्चों, श्रीगुप्त है। आगे देखो, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया। इसका मतलब है, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये कभी चेंज नहीं होगा। स्टैटिक जीके इसी को तो कहते हैं जो कभी चेंज ही नहीं हो। अभी नेपोलियन है तो नेपोलियन हमेशा ही समुद्रगुप्त को कहेंगे, दूसरे को नहीं कहेंगे। केजरीवाल को हम नेपोलियन नहीं कह सकते, जिसको कह दिया एक बार कह दिया। ये जहां से प्रसारण हो गया वहीं से प्रसारण आएगा जिंदगी भर। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, आंसर भी रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ही होने वाला है। बाकी में रेडियो का नाम ही नहीं है। देखो ऑप्शन में कहीं रेडियो का नाम है नहीं है, क्या हो गया, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। आंसर ऐसे देते हैं बच्चों। आगे देखो, 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता। 2018 का क्वेश्चन आ गया। मैंने 18 का एक बार आपको और भी करवाया था क्वेश्चन, देखना। ये राधा श्री है। कौन है, 2018 में भरतनाट्यम में संगीत है राधा श्री। किसने जीता है बच्चों, राधा श्री ने। कहाँ का है, तमिलनाडु से संबंधित है यानी दक्षिण भारत का है। ठीक है, तो राधा श्री, इसका आंसर क्या होने वाला बच्चों, राधा श्री। कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, मैंने बताया 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। अलग अलग राज्य का नाम भी याद होना चाहिए, साथ में कौन सा नृत्य कहाँ से वो भी याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया संगीत नाटक अकादमी 2022 से गाजी खान बरना को मिला है। उसी के बाद में यानी 2022 में रोज लिखवा रहा हूँ आपको, 2022 का किसको मिला है बच्चों, गाजी खान बरना। किसको मिला है, गाजी खान बरना। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
इसी के साथ में 2023 को किसको मिला है तो मोक्षदा, डॉक्टर मोक्षदा चंद्रकार है, या इसको ममता भी कहते हैं, मैंने ये भी लिखा है बच्चों आपको, चंद्रकार। देखो बच्चों साथ में चलोगे तो धीरे धीरे ऐसे ही चीज़ें क्लियर होती जाएगी, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि तरीके से मेरे साथ पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। मैं सबको वर्दी में देखना चाहता हूं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं मैं चाहता हूं कि सबको वर्दी मिले। वर्दी जब मिलती है, जुनून मिलता है, तो वो दिन याद करो बच्चों कि आपको वर्दी मिलेगी तो कैसा महसूस होगा, पहले याद करो, अपने दिमाग में सोचो सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। एक्चुअल में लुसोफोनिया जो है वो कौन से देश से करवाते हैं, जो पुर्तगाली भाषा बोलते हैं उन्हीं देशों में ये होता है। भारत में गोवा हमारा है, पुर्तगाली के पहले हस्से में था, बाद में भारत को सौंप दिया गया, तो गोवा भी इसमें शामिल है, यानी भारत भी शामिल है। लेकिन ये 2006 से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है बच्चों? 2006 से क्या होता है? लुसोफोनिया। लुसोफोनिया ये पुर्तगाली शब्द है एक, लुसोफोनिया खेल कब से स्टार्ट होते हैं? लुसोफोनिया 2006 से। कहाँ से होते हैं? मकाऊ। मकाऊ कहाँ है? मकाऊ से स्टार्ट होते हैं। मकाऊ हमारे पास चीन में है। मकाऊ कहाँ है? चीन में है। 2006 लुसोफोनिया जो खेल है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2006 में मकाऊ चीन से स्टार्ट होते हैं। भारत में भी गोवा इसका सदस्य है, गोवा भी खेलता है लुसोफोनिया जो गेम है, गोवा भी उसको खेलता है। लेकिन ये पूछा है इसका हिस्सा कौन नहीं है? मकाऊ है, पुर्तगाल तो है क्योंकि पुर्तगाल तो खुद करवाता है। इलेबेरी तुर्क जो है इसका और भारत भी है, जर्मनी नहीं है बच्चों। कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है, ठीक है। अब बच्चों पुर्तगाल कहां है? इबेरिया द्वीप है एक। कौन है बच्चों? इबेरिया द्वीप है। इबेरिया द्वीप है, द्वीप प्रायद्वीप है। इबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित है कौन? पुर्तगाल। पुर्तगाल कहाँ पर है? इबेरिया। ये जो लुसोफोनिया गेम कौन चलाता है? पुर्तगाल चलाता है। जितने भी पुर्तगीज लैंग्वेज बोलते हैं उन लोगों के लिए गेम है, वही लोग खेलते हैं इसमें। मकाऊ, पुर्तगाल, जर्मनी। जर्मनी नहीं है, भारत है। भारत में भी गोवा है। कौन है बच्चों? भारत में भी कौन है? गोवा। कौन है बच्चों? गोवा, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रत्येक खालिस्तान में से एक बार जनसंख्या की जनगणना होती है, 10 सालों में होती है, सबको पता है 10 सालों में होती है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? प्रथम हुई थी बच्चों 1872 में। कौन था? लॉर्ड मेयो। उस टाइम लॉर्ड मेयो जनरल था, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो था। उसके बाद में 1881 में फिर से हुई, 1881 में फिर से जनगणना होती है। उस टाइम जो हमारे पास गवर्नर कौन था? लॉर्ड रिपिन था। कौन था? रिपिन, लॉर्ड रिपिन था। इस टाइम हमारे पास में हैदराबाद और राजपूताना यानी राजस्थान को सम्मिलित नहीं किया गया। हैदराबाद व राजस्थान यानी राजपूताना, उस टाइम राजपूताना नाम था, राजपूताना को शामिल नहीं किया गया। शामिल नहीं किया गया बच्चों, नहीं किया गया। समझ में आया? यानी जैसे कि 10 साल से यहाँ से रेगुलर हो रही है, 10 साल बाद में 81 से 10 साल बाद में रेगुलर हो रही है हमारी जनगणना। अभी हमारे पास 2011 में हुई थी, उसके बाद में 2021 में होगी। डेटा अभी तक नहीं आया है, वो अलग बात है बच्चों, ठीक है। आगे देखो, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 1980 के क्षेत्र में लगभग 38 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 38% थी। कितनी थी बच्चों? 38.6% थी। अभी कितनी है? अभी लगभग 50% से ज़्यादा है। अभी 2023 में देखिए लगभग 52% तक हमारे पास में जो सेवा क्षेत्र है। मेन क्षेत्र कौन से? कृषि क्षेत्र आ गया, उसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र आ गया। इन क्षेत्रों की सहायता करने के लिए जितने भी क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र में आते हैं बच्चों। सेवा क्षेत्र में बस चल रही है, डॉक्टर चला रहा है, स्कूलें चल रही है, ये सब के सब किस में आ रहे हैं? सेवा क्षेत्र में आ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, अगला
और लास्ट क्वेश्चन, 25 जून 2015 को खालिस्तान लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। एक योजना आई थी 25 जून को 2015 को एक योजना आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर जो है ये योजना लेकर आ रहे हैं हमारे पास में, ठीक है। इस योजना का नाम पूछा गया, क्या पूछा गया बच्चों, योजना का नाम क्या? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये तो अभी 2020 में आई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में पेंडेमिक जब आया था 2019 के बाद में स्टार्ट हुई, 20 में 21 में स्टार्ट होगी 20 में, क्योंकि जब लोगों को राशन मिल रहा है ना फ्री वाला, सरकार डबल कर दिया है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से आता हो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आंसर भी यही है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसका मतलब है कि जो शहर के गरीब हैं उनको भी आवास मिले, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना निकाल दी। और स्मार्ट योजना जो है हमारे पास विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये चलाई जाती है। ओशन यानी समुद्रों में किस प्रकार उनकी रक्षा करेंगे उनके बारे में ये बताती है, ठीक है। वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनाव जो है ये अलग योजना है। बच्चों आज का जो हमारा सेशन था कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एसएससी के जो तैयारी है उसको एक अलग लेवल पर लेके जाना चाहते हो तो बच्चों प्रीवियस ईयर की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और प्रीवियस ईयर ही वो है जो आपको दुनिया से अलग कर सकता है। बहुत सारे बच्चे अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म भर दीजिएगा। यदि आपके पास समय है, टाइम है, आपकी डेट सही है, जन्म दिनांक भी है बची हुई है अभी तक, तो आप बच्चों उम्र बची हुई है तो आप बच्चों कर सकते हो, इसमें अप्लाई करो, प्रीवियस ईयर देखो लगातार। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। मैं बार बार यही कह रहा हूं बच्चों, प्रीवियस ईयर पे फोकस इसीलिए हमारा ज़्यादा है क्योंकि आज तक हमने देखा है कि एसएससी का 80 से 90% जो स्टैटिक जीके हैं वो एज इट इज प्रीवियस ईयर से उठ के आता है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।